बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि 9th और 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। वैसे तो अभी आपका फ्री टाइम चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि इस फ्री टाइम में क्यों ना मैं पास्ट पेपर्स अपलोड कर दूं। वैसे तो ये पास्ट पेपर्स मुझे पहले अपलोड करने चाहिए थे, लेकिन पहले मैं थोड़ा बिजी थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि ये पास्ट पेपर्स मैं अपलोड कर दूँ। वैसे तो ये पेपर्स आपके लिए यूज़लेस हैं, लेकिन वो बच्चे जो अब इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उनको इन पास्ट पेपर्स की अब भी ज़रूरत होगी। अच्छा, क्या आपने मेरे गेस्ट पेपर वाली वीडियो देखी है? मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वो बच्चे जो मैथ में वीक थे उन्होंने मेरा गेस्ट पेपर देखते हुए मैथ्स की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह उनका 80% पेपर बहुत अच्छा हो गया है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड का पेपर जो कि 10th क्लास का हुआ है 2026 में। सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है और हमने Z1 Z2 कॉन्जुगेट फाइंड करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट भी इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन x² - 10x + m हैज़ इक्वल रूट्स। जब भी किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं ना, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू आती है 0 के इक्वल। यहाँ b क्या है -10 और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है m। इसको इक्वल टू 0 करेंगे ना तो वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 25, ऑप्शन बी। इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज n बाई n, इसको n इंटू m करके भी लिख सकते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज m बाई p, इसको m मल्टीप्लाई बाई p भी करके लिख सकते हैं। देन ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम n बाई p, तो ऑप्शन डी। अच्छा जी, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। -1 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ x की जगह पे -1 और y की जगह पे 3 पुट करेंगे। इसका आंसर आ रहा है -4। क्या -4 ग्रेटर देन 0 है? तो नो। इसी तरह से इन सब वैल्यूज में पुट करके आप देखेंगे कि क्या ये वाली साइड इस साइड के ये जो इनइक्वालिटी आ रही है इसको फॉलो कर रही है या नहीं। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। यहाँ पुट करके देख लें। 3 इंटू -1 इज -3 और -3, तो -6 इज लेस देन 0। ये वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो ये आंसर आएगा। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज f ऑफ x? अब देखें, एक ही इमेज है जिसके दो प्री इमेज हैं या दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका एक इमेज बन रहा है, तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं इनटू फंक्शंस। विच वन इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन? ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल्स टू y। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है? ऑप्शन डी की तरह का। What type of a quadrilateral ABCD is if AB equals to 2/3DC? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3AB equals to 2DC। यानी कि जो AB की लेंथ है ये 3 टाइम्स है और DC की लेंथ 2 टाइम्स है। DC की लेंथ सारी बातें छोटी होगी। अगर इस तरह से इसको मिलाएं ABCD तो देखें ये कौन सी शेप बन रही है? ट्रेपीजियम। For an equilateral triangle R1:R2:R3 equals to option C. The radius of circular arc is 45 centimeter and internal angle is 84 degree. What is the length of circular arc? हमें पता है कि लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है r थीटा, लेकिन यहाँ जो है थीटा डिग्री में गिवन है। सबसे पहले थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 84 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/15 पाई। इसके बाद इस वाले फार्मूला में थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 7/15 पाई और साथ में r यानी कि रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थीटा भी करके दिखा देती हूँ कि 84 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू, और इसको मल्टीप्लाई करना है पाई से, तो शिफ्ट और इसके ऊपर लिखा हुआ है पाई। यह आ गया 7/15 पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो आंसर इज़ 21 पाई। लेकिन हमें तो डेसिमल में आंसर चाहिए, तो डेसिमल में देख लेते हैं 65.97, ऑप्शन ए। इसके बाद है जी, द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज़। सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट हो तो वहाँ जो एंगल बनता है ना
ये जो सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट यहाँ एंगल सबटेंड करते हैं, ये एंगल लेस होते हैं 90 डिग्री से, यानी कि ये होगा एक्यूट एंगल। इफ़ अ पॉइंट लाइज आउटसाइड अ सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम दैट पॉइंट। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि यहाँ 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं आउटसाइड द सर्कल, अगर कोई पॉइंट हो तो उससे उस सर्कल के ऊपर। बट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से हमें Q1, मीडियन, Q3 की वैल्यू तो पता चल जाती है, लेकिन मीन की वैल्यू पता नहीं चलती। If the points in a scatter diagram are widely scattered with no clear pattern, it shows no correlation। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, सेक्शन बी की तरफ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने स्केच करने हैं ग्राफ, और इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5 पावर x। हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है, लेकिन यहाँ हमने x की वैल्यू पहले -2 पुट करनी है, तो y इक्वल्स टू 5 पावर -2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर, यानी कि 1/25 करके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से y पावर -1 पुट किया, ये आंसर आ गया। y पावर 0 पुट किया, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये 2 वैल्यूज भी ले ली और ग्राफ के ऊपर लोकेट की, तो ये हमारा ग्राफ आ गया इस इक्वेशन का। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड एन इक्वेशन। एक और इक्वेशन फाइंड करनी है हुज रूट्स आर a³ b4 एंड a4b³। सबसे पहले तो ये गिवन है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होते हैं -b/a के, -b/a। यहाँ b की वैल्यू है -3, ये हो जाएगा माइनस इंटू -3, और a है यहाँ 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं c/a के, c है यहाँ 16, a है यहाँ 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हैं, तो इनको देखते हुए पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, यानी कि इसको प्लस इसको करेंगे तो ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। यहाँ से α³ β³ कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा बीटा की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स इक्वल आ जाएगा 48 के। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, α7 β7 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल पावर 7 करके। यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, x² - sx + p = 0। यहाँ s की जगह पे सम ऑफ रूट्स यानी कि 48 वैल्यू पुट करेंगे और p की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सेक्शन बी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। जब भी हमने ये प्रूव करना हो कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो उस केस में हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। तो सबसे पहले b² - 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b यहाँ x का कोफिशिएंट होता है यानी कि q - r, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a है p - q जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, और c है जो कि कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता यानी कि r - p। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने ये वाला स्टेप किस तरह से किया है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है a + b + c होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अगर तो यहाँ a की जगह पे q, b की जगह पे r और c की जगह पे -2p पुट करें तो ये जो इक्वेशन आ रही है ना, इस फार्मूला में पुट करके ये जो वैल्यू आ रही है ये बिल्कुल इसके इक्वल है। अब किस तरह से पता चलेगा कि किन 3 टर्म्स का स्क्वायर करना है, तो देखें यहाँ एक ये वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि सबसे पहले a² + b² + c² आएगा ना, तो q का स्क्वायर, r का स्क्वायर और ये है 2p का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने इस तरह से ये वैल्यूज लिखी हैं। अच्छा, यहाँ 2p के साथ नेगेटिव साइन किस तरह से लिखा है, क्योंकि देखें फार्मूला में तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब हम 2ab करते हैं यानी कि अगर इसको देखें तो 2 इंटू a है q और b है r, तो देखें इसका आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, +2qr ही आ रहा है, यानी कि इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है। अब इसके बाद जब 4rp है यानी कि 2bc है, +2 इंटू b है r और c है -2p,
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 ज़ा 4 RP, देखिए -4 RP आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि C वाली टर्म के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाने हैं। इसी तरह से इसको देखें, +2CA है, 2 इंटू C है यहाँ -2P और साथ में क्या है A यानी कि Q। अब इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और PQ -4PQ, ये वाली टर्म आ गई। तो यहाँ इसको देखते हुए हम यहाँ से ये वाली साइड लिख सकते हैं, ये वाली। अब देखें, अगर तो इसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता कि Q, R और P की कौन सी वैल्यूज़ हैं, लेकिन सपोज अगर इसका आंसर नेगेटिव में भी कोई वाली वैल्यू आ जाएगी तो उसका भी जब हम स्क्वायर लेंगे ना, वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम रिजल्ट ले सकते हैं। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, और की ऑप्शन के साथ फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे और इस वाली टर्म को नीचे ले आएंगे। अब इसकी पावर 2 हो गई। अब इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, और नीचे 2 + 3 आयोटा का भी स्क्वायर ओपन करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आ गया 40 आयोटा -9 और नीचे आ गया 12 आयोटा -5। अब नीचे जब भी आयोटा वाली टर्म आती है तो इसके कॉन्जुगेट से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे फॉर्मूला यूज होगा a² - b² = a + b × a - b। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां वहां उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से रियल पार्ट कौन से है, -525 ओवर -169, माइनस माइनस काट के, या इन अदर वर्ड्स माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से 525 ओवर 169 ये रियल पार्ट आ गया। और इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना, वो आयोटा के अलावा लिखते हैं, तो -92 ओवर 169 ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ दिस मैट्रिक्स +3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जो है ना, ये हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, इसी तरह से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, इसी तरह से ये मैट्रिक्स आ जाएगा। हर टर्म जो है वो इसके जो अलॉन्ग जो टर्म आ रही है ना, उसके साथ ऐड हो जाएगी। जैसे x + 15 हो जाएगा, यहाँ 4 + 9 = 13 हो जाएगा, यहाँ z + 6 हो जाएगा, और इसको इक्वल करके इस मैट्रिक्स के लिख देंगे। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, मींस के हर टर्म इसके लॉन्ग जो टर्म है ना उसके इक्वल है। x + 15 इक्वल है 1 के, एक इस तरह से लिख लेंगे। क्योंकि हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिर्फ वो वाली वैल्यूज इक्वल करेंगे जो कि जिनमें ये वाले वेरिएबल्स आ रहे हैं। इसी तरह से z + 6 = 0 करके लिख लेंगे इस तरह से, और इसी तरह से y - 21 = 9 करके लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से z की वैल्यू आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन हटाएंगे। ये हो जाएगा 5x/2 - 3 > 7 < 7, इस तरह से करके लिखते हैं। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे 5x/2 - 3, और ये वाला देखें यहाँ से ओपन साइन है ना, तो इस साइड से ये इनइक्वालिटी ओपन करेंगे, इज > 7। ये मैंने ये वाली साइड लिखी है इस तरह से। और फिर दूसरी दफ़ा में ना ये वाली साइड लिखनी होती है 5x/2 - 3 < 7 -7 सॉरी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू हटा रहे हैं ना, तो जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू हटाते हैं ना तो इस साइड पे +-7 आ जाता है, तो यहाँ होगा -7। इसके बाद दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आ गया x इज > 4, और यहाँ से x इज < 1.6। अब यहाँ हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1.5 होगा, तो थोड़ा सा इस जगह पे ना -1.6 होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज हैं -1.6 से कम, और इक्वालिटी का साइन है, मीन्स कि हमने यहाँ जो सर्कल ड्रॉ किया ना इसको हम कलर्ड भी करेंगे, क्योंकि इससे ये शो होता है कि -1.6 ये वाली वैल्यू भी इसमें शामिल है इन वैल्यूज में। यहाँ से इस साइड पे इस तरह से एरो लगा देंगे, और इसी तरह से जब हमने इसको लोकेट करने हैं x इज > 4, तो यहाँ भी इक्वालिटी का साइन है, मीन्स कि यहाँ भी जो हमने सर्कल लगाना है ना 4 के ऊपर, इसको हम कलर्ड करेंगे। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 4 भी इन वैल्यूज में ऐड है, और 4 से आगे सारी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन आ रही हैं, यानी 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से यहाँ एरो लग जाएगा। तो ये हमने इसको इस तरह से ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है।
ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और यहाँ जो वैल्यूज भी दी हुई है ना, ये चेंज करके नहीं दी हुई, ये बिल्कुल वही वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में यूज हुई हैं, जो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। कंसीडर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियस चेंज हैं। एक का जो रेडियस है वो 2 है और दूसरे का 4 है। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि जिस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसका सेंटर जो है ना वो P है। तो इस सर्कल का रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है, इसके रेडियस को मैंने P का नाम दे दिया है। और जिस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर को Q का नाम दे देना है। AB एंड CD आर देयर आर्क्स, ए बी और सी डी, ये इन दोनों सर्कल्स की आर्क्स हैं। सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी। ये गिवन है कि इनका जो ये वाला सेंट्रल एंगल है ना, ये इक्वल है। एंगल ए पी बी ये वाला एंगल और एंगल सी क्यू डी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। वैसे तो अगर ये इक्वल ना होते तो हम इस एंगल को θ1, इसको θ2 का नाम देते, लेकिन चूंकि ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों को एक ही नाम दे दिया है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है ना वो तो एक ही आएगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसलिए इन दोनों एंगल्स को थीटा का नाम दे दिया। आर ए बी आर्क एंड सी डी आर्क कॉन्ग्रुएंट। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताने हैं कि क्या ये वाली आर्क और ये वाली आर्क ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जी नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कब कॉन्ग्रुएंट होती, जब देखें इनका जो रेडियस है ये भी सेम होता और इनका सेंट्रल एंगल भी सेम होता। तो हम लिखेंगे द रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स आर डिफरेंट इवन दो सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल। सेंट्रल एंगल तो इक्वल हैं लेकिन इन दोनों सर्कल्स के रेडियस इक्वल नहीं है। देयरफॉर आर्क ए बी एंड सी डी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ्स ऑफ आर्क ए बी एंड सी डी आर्क। इनका रिलेशन बताने हैं आर्क ए बी का और आर्क सी डी का। सबसे पहले तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा। अब ये वाली आर्क लेंथ और ये वाली आर्क लेंथ ये दोनों सेम नहीं है। इसकी आर्क लेंथ को L1 कह लें, इसकी आर्क लेंथ को L2 कह लें। अब आर्क जो है ना ये इन दोनों में चेंज है, आर्क लेंथ भी चेंज है, लेकिन सेंट्रल एंगल ये इक्वल है। तो यहाँ होगा L1 इक्वल्स टू R1 थीटा या L1 इक्वल्स टू 2 थीटा आ जाएगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क सी डी L इक्वल्स टू R थीटा ना, तो R यहाँ क्या है, इस केस में 4 है तो 4 थीटा हो जाएगा। क्योंकि थीटा सेम है तो इसको हमने थीटा ही रहने दिया है। यहाँ इसकी लेंथ को L1 और इसकी लेंथ को L2 कह दिया है। अब जब भी हमने रिलेशन फाइंड करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों की आर्क लेंथ को डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा L1 ओवर L2 और यहाँ हो जाएगा 2 थीटा ओवर 4 थीटा। थीटा थीटा से कट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2L1 इक्वल्स टू L2 आ गया। अब यहाँ से देखें L2 क्या है, ये आर्क लेंथ है सी डी की और 2 इंटू L1 क्या है, ये आर्क लेंथ है ए बी की। यानी कि जो ए बी की आर्क लेंथ है ना, अगर इसको डबल करें तो ये इक्वल आ जाएगा सी डी आर्क लेंथ के। तो ये हमने इनकी आर्क लेंथ का रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट है शो डैट ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू डी। इसको यहाँ बी से ज्वाइन कर लेंगे और सी को डी से ज्वाइन कर देंगे ताकि ये ट्राइंगल बन जाए ए पी बी और ये ट्राइंगल बन जाए सी क्यू डी। अब जब भी हमने ये शो करना होता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जो बीच वाला एंगल होता है उसको इक्वल करना होता है और इस साइड की रेशो इक्वल करनी होती है। मतलब रेशो सेम आनी चाहिए जो कि इस साइड और इस साइड की रेशो आएगी। अब देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सबसे पहले तो सेंट्रल एंगल इक्वल है, ये तो गिवन है, इसको हम इक्वल करके लिख देंगे। इसके बाद ए पी ओवर इसके करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड सी क्यू। तो ए पी रेडियस है ना, तो 2/4 ये भी रेडियस है, तो 2/4 का आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से ये भी रेडियस है इस सर्कल का और सी डी क्यू ये रेडियस है इस सर्कल का, तो 2/4 इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2। सेंट्रल एंगल इक्वल है और दोनों साइड्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ जो रेशो है वो भी इक्वल आ गई। सिंस रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है इस ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है, इसको हमने नाम देना है EFG का। इस तरह से अच्छा, यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सपोज आपने EFG इस तरह से भी नाम देना है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल यहाँ देखें एंगल E है 43 डिग्री, सिर्फ जो आपने वैल्यूज पुट करनी है ना वो आपने इसके हिसाब से करनी होती हैं। G है यानी ये वाला एंगल है 57,
एंगल एफ हमने सबसे पहले फाइंड करना है। हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी कि एंगल एफ प्लस ये वाला एंगल 57 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 43 डिग्री, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल एफ इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री के। इसके बाद हमने साइड्स फाइंड करनी है। एक साइड गिवन है ई कौन सी साइड होगी इस केस में, अगर आप इस ट्रायंगल को लें तो ई इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इक्वल्स टू 4.56। एफ के अपोजिट ये स्मॉल एफ होते हैं, जी के अपोजिट ये स्मॉल जी होता है। अब हमने एफ और जी फाइंड करना है, तो यूजिंग लॉ ऑफ साइंस एफ ओवर साइन एफ, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना ये नीचे डिवाइड होता है, और ई ओवर साइन ई। आप देखें फॉर्मूला वही यूज़ होगा, चाहे आप जो मर्जी नाम दे दें, जी ई एफ कह दें, ई एफ जी कह दें, या इस तरह से नाम दे लें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, एफ का आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से अगेन हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी ओवर साइन जी इक्वल्स टू ई ओवर साइन ई, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, तो जी का आंसर ये आ जाएगा। ये बेसिकली एफ यानी कि ये वाली साइड आ गई 6.58 सेंटीमीटर, और जी यानी कि ये वाली साइड आ गई 5.61 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 156 पे। यूज़ वेक्टर्स टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। हमने सबसे पहले ये लेट कर लेना है कि एक रोम्बस है, हम इसको कोई भी नाम दे लेंगे पी क्यू आर एस का, और इनके पोजीशन वेक्टर्स लेट कर लेते हैं कि पी का पोजीशन वेक्टर ये पी है, क्यू का ये क्यू है, आर का ये आर है, और एस का ये एस है। इसके बाद चूंकि हमने ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स बेसिकली पी आर एक ये डायगोनल है और क्यू एस एक ये डायगोनल है। अगर तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स के जो इनका मिड पॉइंट है ना ये सेम होगा। हम लेट कर लेंगे कि पी आर का मिड पॉइंट एम है और क्यू एस का मिड पॉइंट जो है ये एन है। अगर एम और एन दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना, तो वहाँ से हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा कि एम और एन चूंकि वो एक ही पॉइंट है, मीन्स के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले हम इसको इस साइड को इस साइड के इक्वल करके लिखेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। चूंकि ये रोम्बस है तो ऑपोजिट साइड्स जो है ना वो इक्वल होंगी, तो पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, इस तरह से करके लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर्स को देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्यू माइनस पी करके और इसको आर माइनस एस करके। अब हमने लेट किया है कि एम जो है ना ये डायगोनल है पी आर का मिड पॉइंट है एम। तो अब इसका हम पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखेंगे, P प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 करके। इसी तरह से एस क्यू, इसके हम मिड पॉइंट को कहते हैं कि सपोज वो है एन एस क्यू के, और उस पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से लिखेंगे, Q प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 करके। अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड किया ना Q प्लस एस, अगर हम ये यहाँ पुट कर दें तो Q प्लस एस की जगह पे हम P प्लस आर लिखेंगे, तो P प्लस आर ओवर 2, इसका आंसर भी है P प्लस आर ओवर 2, या आपकी मर्जी है, चाहे तो आप P प्लस आर की जगह पे यहाँ जो है ना ये Q प्लस एस पुट कर दें, तो यहाँ आ जाएगा Q प्लस एस ओवर 2। दोनों तरीकों से आपके पास यहाँ से क्या आ गया, अगर आप इस इक्वेशन को 1 और 2 में यूज़ करें तो वहाँ से हमारे पास आ गया कि जो पोजीशन वेक्टर है m का और पोजीशन वेक्टर n का वो दोनों सेम है, मीन्स के m और n जो है ना वो एक ही पॉइंट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर सेम, देयरफॉर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा जी, और की ऑप्शन के साथ जो फिफ्थ का ही जो दूसरा पार्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 3। सबसे पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज को इक्वल करेंगे और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले है हमने फाइंड करने हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू 5x प्लस 3 पुट कर देंगे। अच्छा, ये तो वैल्यू हम सिंपल यहाँ लगा देते हैं। अब इस फंक्शन को किस तरह से अप्लाई करते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो सिंपल ना जिस जगह पे यहाँ x होगा ना उस जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो x सिर्फ यहाँ है ना, तो इसकी जगह पे आप 5x प्लस 3 और ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अगर सपोज एफ ऑफ x इक्वल होता ना 2x प्लस 1 के, सपोज ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, तो 2 इंटू एक्स यहाँ है ना सिर्फ, तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करते और प्लस 1 साथ में एज इट इज़ आ जाता और इसको फिर आप सिंप्लीफाई करते। तो इस तरह से इस वैल्यू को हमने अप्लाई करना होता है इस फंक्शन के ऊपर। ये तो मैंने रफ वर्क किया आपको समझाने के लिए, ये यहाँ यूज़ नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसको ओपन करेंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर,
ये फार्मूला तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ और एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है कि जी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है ना 5x प्लस 3 है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है g ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है कौन सी, एक्स स्क्वायर। तो g ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ इस जगह पे x आ रहा है ना, तो x की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट करनी है, 5x स्क्वायर प्लस 3 आ गया। इस तरह से हमने फंक्शन को अप्लाई करना होता है। अच्छा जी, इसका आंसर ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये दोनों जो आंसर्स हैं ना ये इक्वल हैं, तो इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल करके लिख लेंगे। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, बोर्ड में और प्री बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उसमें ऐसी वैल्यूज आ रही होती हैं ना कि सॉल्व करते हुए आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है शायद, लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपने बार बार आपने स्टेप्स देखने होते हैं, बस आपके स्टेप्स जो है ना वो ठीक होने चाहिए। जो आंसर जो भी आ रहा हो बस फिर उसकी आप फिक्र ना किया करें। आप देखें यहाँ भी जो एक्स की वैल्यू आई है ना ये अजीब सी आ गई, अब आगे भी ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपने इस पे परेशान नहीं होना। बस दोबारा से आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लें, अगर कैलकुलेशंस ठीक है तो बस आपका क्वेश्चन ठीक होगा। 7th पार्ट में फिगर गिवन है और हमने सबसे पहले फाइंड करना है एंगल DCB यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल हमने फाइंड करना है। अब देखें AC जो है ना ये डायमीटर है, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर के ऊपर से गुजरी है, और ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जो डायमीटर होते हैं वो जो एंगल सबटेंड करते हैं, यानी जो एंगल ये डायमीटर इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बनाएगा ना वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब एक एंगल ये कौन सा बना रहा है, ये वाला एंगल ADC, और एक एंगल ये डायमीटर कौन सा बना रहा है बाउंड्री के ऊपर, ये वाला एंगल ABC। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास आ गया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के। इसके पार्ट B में हमने एंगल ADC ये वाला एंगल फाइंड करना था, तो बेसिकली ये हमने इसके सेकंड पार्ट को ना सॉल्व कर दिया, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजनिंग में आप थ्योरम का रेफरेंस देंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके बाद हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर लें कि इन ट्राइंगल ADC सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहाँ से 35 प्लस 90 प्लस DCA ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहाँ से आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 40 प्लस 90 प्लस दिस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहाँ से ये वाला एंगल आ जाएगा। अब चूंकि आपने ये पूरा एंगल फाइंड करना है, तो एंड पे आप क्या फाइंड करेंगे, DCB फाइंड करना है ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। या फिर अगर आप गौर करें तो ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के। अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक ये पूरा और एक ये पूरा। ये पूरा कौन से है, 35 प्लस 40, और ये पूरा कौन से है, DCB जो कि हमने फाइंड करने हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ही आपके पास एंगल DCB इक्वल आ जाएगा 105 डिग्री के। अब इसके बाद ये वाला एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने फाइंड करने हैं एंगल DAE ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल को देखें तो उसी तरह से हमने क्या किया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ACD यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 55 डिग्री। अगर अलग से ये वाला एंगल फाइंड करना हो तो ये 55 डिग्री के इक्वल आ गया। अब अगर आप इसको देखें ACDE को, तो ये क्या है, ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि DCA ये वाला एंगल जो कि हमने फाइंड किया 55 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कौन से है, AED या DEA कह लें, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल DEA यानी कि ये वाला एंगल ये इक्वल आ गया 125 डिग्री के। अब हमने तो कौन सा एंगल फाइंड करना है, अच्छा ये इसका पार्ट D सॉल्व हो गया कि एंगल DEA ये इक्वल आ गया 125 डिग्री के। अब हमने फाइंड करना है एंगल DAE, तो ये एक ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि DAE प्लस 125 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, एंगल DAE इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो इस तरह से हमने इन सारे एंगल्स को फाइंड कर लेना है।
और की ऑप्शन के साथ ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत से बच्चों ने गलत सॉल्व किया है। आप आज इसको भी समझ लें कि इसके किस तरह से स्टेप्स करने हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अली कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अली स्विम करते हैं स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड यानी कि v की वैल्यू गिवन है। ही एंटर्स अ रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द साउथ विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखें जो रिवर है ना वो फ्लो कर रहा है साउथ में, यानी सपोज अगर हम इसको इस तरह से करें कि ये रिवर है, ये साउथ वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एज्यूम हिज स्विमिंग स्पीड रिमेन द सेम। जो अली की स्विमिंग स्पीड है ना वो सेम ही है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ अली। अब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है अली की। इफ़ ही स्विम्स ड्यू साउथ अलोंग द करंट, अगर तो अली जो है वो स्विम कर रहा है अलोंग द करंट यानी कि जिस साइड पे रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर अली भी फ्लो कर रहा है तो जाहिर बात है अगर आप साउथ में ही फ्लो कर रहे हैं ना, देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये गिवन है कि जो रिवर है वो साउथ में फ्लो कर रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में और अली भी इसी डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो चूंकि हमने इनकी स्पीड बतानी है रिजल्टेंट स्पीड, तो अली की क्या स्पीड है 5 और जाहिर बात है जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ना इसकी स्विमिंग की, क्योंकि जब आप फ्लो कर रहे हैं और पीछे से रिवर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिवर भी आपको पुश कर रहा है। तो इस केस में दोनों की वेलोसिटीज ना ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल आपने रिवर की वेलोसिटी को, रिवर की स्पीड को और अली की स्पीड को ऐड कर देना है। तो 7 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ही स्विम्स ड्यू नॉर्थ अगेंस्ट द करंट। अब अगर तो रिवर देखें जाहिर बात है ये तो साउथ में ही फ्लो कर रहा है, इसकी स्पीड है 2। अगर तो अली जो है वो स्विम करते हैं नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है ना नॉर्थ। अगर अली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जाहिर बात है रिवर जो है वो उसको इस साइड पे पुश करेगा, अली आगे की तरफ जा रहा है तो अली जो है ना वो उतनी स्पीड से आगे नहीं जा सकेगा क्योंकि उसको रिवर जो है वो रोक के पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो उस केस में दोनों की वेलोसिटीज जो हैं वो माइनस हो जाएंगी क्योंकि अली की जो स्विमिंग की स्पीड है वो जाहिर बात है कम होगी। 5 - 2 = 3 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड में हमने फाइंड करना है ही स्विम्स ड्यू ईस्ट। अगर तो अली जो है वो ईस्ट में फ्लो करते हैं। अब देखें जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है साउथ में, ठीक है, और अली जो है वो ईस्ट में फ्लो कर रहा है। अली किस साइड पे फ्लो कर रहा है, इस साइड पे। तो इस केस में हमने रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करनी है। अब ये अली की स्पीड है, अली की स्पीड 5 है और ये रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड कितनी है 2। तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका प्लस इसका, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो सिंपल आपने इस तरह से फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे। 25 + 4 = √29 विच इज इक्वल्स टू 5.38 सेंटीमीटर। ये तो आ गई रिजल्टेंट स्पीड। अच्छा, अब इसके बाद हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि अली जो है वो आप किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब देखें अली तो ईस्ट में जा रहा है लेकिन रिवर जो है ना वो इस तरह से फ्लो कर रहा है साउथ में, ठीक है। तो रिवर के पुश करने की वजह से अली जो है ना उसकी डायरेक्शन अब चेंज होगी, लेकिन ये जो रिवर का प्रेशर है ये इसको अब इस डायरेक्शन में धकेल देगा। तो यही हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड की है। जब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा दोज पीपल ब्रेव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितने हैं 2 और बेस कितने हैं 5। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 21.8 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ 21.8 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि देखें अली जो है असल में वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, रिवर उसको यहाँ से यूं पुश कर रहा था, तो अब अली की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये बेसिकली ना हमने इसका एंगल निकाल लिया है कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था। इस पार्ट में भी डायग्राम गिवन है, हमने ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले एंगल PQO ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। अब देखें O जो है ये सेंटर है इस सर्कल का, तो O से इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक का फासला वो क्या होगा, रेडियस। यानी कि O से P तक ये भी रेडियस है और O से Q तक ये भी रेडियस है। अब चूंकि ये फासला और ये फासला सेम है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें OPQ को, तो ये साइड और ये साइड ये इक्वल है, मीन्स के बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाला बेस एंगल है और ये वाला बेस एंगल है, ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये वाला एंगल गिवन है
ओ पी क्यू ये 30 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास आ गया कि एंगल पी क्यू ओ ये वाला एंगल इक्वल है 30 डिग्री के। आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसके सारे स्टेप्स आपने करने हैं कि सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि सिंस ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, और ये क्या है, ये क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होंगे। वहाँ से ये वाला एंगल पी क्यू ओ ये वाला आ गया इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसी ट्राइंगल में देखें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है ना पी ओ क्यू, तो ये वाला एंगल भी आ गया 30, तो 30 प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से पी ओ क्यू इक्वल आ गया 120 डिग्री के। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल पी आर पी क्यू ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर इस वाली ट्राइंगल को लेंगे। हमें पता है कि ये जो है ना पी आर और क्यू आर ये टेंजेंट्स हैं जो आउटसाइड दी सर्कल एक पॉइंट है आर से, वहाँ से ये दोनों टेंजेंट्स इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ हुए हैं। तो आप लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स इक्वल होंगे यानी कि पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, ये इक्वल हो गए, मीन के ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अगर तो ये साइड्स इक्वल हैं मीन्स के ये जो ट्राइंगल है ना ये आइसोसीलस ट्राइंगल है, तो इसकी थर्ड साइड ये वाली है, इसके साथ ये जो दोनों साइड्स एंगल बनाएंगी ना यानी कि बेस एंगल्स वो भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं इन दोनों एंगल्स को एक्स के इक्वल। तो हमें पता है इन दिस ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से x आ गया इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया, x ये वाला एंगल भी है ना, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया। तो यही हमने दोनों एंगल्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करें। वो है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल का स्क्वायर। यहाँ आप इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि वेरियंस इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ जो कैलकुलेशंस है ना वो इस केस में काफ़ी मुश्किल आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समेशन एफ एक्स फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय समेशन एफ फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स हमने फाइंड किया यानी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया। एक्स किस तरह से आएगा, इसका मिड पॉइंट यानी कि 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर आएगा 34.5। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 44.5। इसी तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एफ की वैल्यू ये गिवन है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ एक्स आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो समेशन एफ एक्स आ गया। अगर इसको समेशन एफ से डिवाइड करें तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब अगर आप फॉर्मूले को देखें तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई, इसका हम सिंपल स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखें तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएंगे। 34.5 होल स्क्वायर ये वैल्यू आ गई, 44.5 होल स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये पूरा टेबल आ जाएगा। अब हमने एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये टेबल आ जाएगा और फिर हमें समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। अब समेशन एफ एक्स स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय समेशन एफ ये माइनस ये पूरा क्या है ये है, या आप इसकी जगह पे ऐसे भी कर सकते हैं 694 डिवाइडेड बाय 12 और होल का स्क्वायर करके। दोनों तरह से वैल्यू तो सेम ही है, आंसर वही आएगा। अच्छा जी, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू ये आ गई, लेकिन हमने चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ना तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल आ गया 12.5 के। सेक्शन बी का पार्ट 9 ये लास्ट पार्ट है। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 के लास्ट में भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। उसमें भी लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है और वो भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सॉल्व करवाते हुए साथ साथ मैंने ये क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व किया हुआ है उस लेक्चर में। और उसके अलावा जो अभी आपके बोर्ड के एग्जाम हुए ना अभी जो 2026 में हुए हैं उसमें भी
फर्स्ट शिफ्ट वाला और सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने उस लेक्चर में सॉल्व किए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ज़ारा एंड अली आर कैंडिडेट्स फॉर 3 ओपन पोजीशंस इन आ कंपनी। एक कंपनी के अंदर ज़ारा और अली, इन 2 नामों को 3 पोजीशंस के लिए नॉमिनेट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ारा बीइंग सिलेक्टेड इज़ 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ारा, हम ज़ारा की सिलेक्शन वाले इवेंट को जी कह लेते हैं और अली के सिलेक्टेड वाले इवेंट को ए कह लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ारा कितनी गिवन है, 1/6। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अली बीइंग सिलेक्टेड इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ अली है 1/4। फर्स्ट हमने फाइंड करना है कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो जाएं। बोथ से पता चल रहा है कि यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ए, अब देखें ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो सिंपल इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो इसका आंसर आ गया 1/24। नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी डैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, सिर्फ एक सिलेक्ट होगा। अब अगर तो ज़ारा सिलेक्ट नहीं होती तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है कि टोटल जो इवेंट होता है ना, पूरा एक्सपेरिमेंट, उसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। तो 1 में से हम ज़ारा बीइंग सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अली नॉट सिलेक्टेड, अगर तो अली सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अली नॉट सिलेक्टेड आ गया 3/4। अब यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, सबसे पहले तो फार्मूला यूज़ होना है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि या तो ज़ारा सिलेक्टेड या फिर अली सिलेक्टेड। तो यहाँ का मतलब ये है कि यहाँ हम एडिशन लॉ यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने फाइंड करना होगा कि अगर ज़ारा सिलेक्ट होती है, इफ़ ज़ारा इज सिलेक्टेड, तो फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन लॉ पहले यूज़ होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ारा, अब ज़ारा के सिलेक्ट होने की वजह से, क्योंकि ओनली 1 है ना, ओनली ज़ारा, अगर तो ज़ारा सिलेक्ट हुई तो अली के सिलेक्ट होने का चांस ख़त्म हो गया, मीन्स कि ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ए बेसिकली हमने यहाँ फाइंड किया है, लेकिन यहाँ चूंकि हमने सिर्फ जी फाइंड करना था तो ए के सिलेक्ट होने का चांस ख़त्म हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ारा यानी कि 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अली नॉट सिलेक्टेड, तो अली नॉट सिलेक्टेड की ये प्रोबेबिलिटी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। इसी तरह से ओनली 1 का मतलब तो ये है ना कि या तो ज़ारा सिलेक्ट होगी या फिर अली सिलेक्ट होगा, तो अली की भी अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि अगर अली सिलेक्ट होगा तो अली के सिलेक्ट होने की वजह से ज़ारा के सिलेक्ट होने का चांस ख़त्म हो गया। यहाँ भी ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी कि एक के सिलेक्ट होने की वजह से दूसरे के सिलेक्ट होने का चांस ख़त्म हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अली है 1/4 और ज़ारा नॉट सिलेक्टेड यानी कि जी गिवन ए कितना है 5/6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। अब हमने तो यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी डैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओनली 1 का मतलब क्या है कि या तो ज़ारा सिलेक्ट होगी या फिर अली सिलेक्ट होगा, मीन्स के यहाँ एडिशन लॉ यूज़ होगा। तो सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 सिलेक्टेड का आंसर आ जाएगा 1/3। इसका सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी डैट नीदर सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो नीदर सिलेक्टेड क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अली सिलेक्टेड नीदर ज़ारा सिलेक्टेड। तो नॉट अली की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/4 और नॉट ज़ारा की है 5/6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 5/8। लास्ट पार्ट है एटलीस्ट 1 सिलेक्टेड, कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, तो कम से कम एक सिलेक्ट होना चाहिए, मीन्स के टोटल इवेंट की टोटल एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर सिलेक्टेड ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। और के ऑप्शन के साथ जो 9th पार्ट है वो है, ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 237 पे गिवन है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 30 डिग्री। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स का मतलब ये है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे किसी भी पॉइंट से जो कि है आउटसाइड दी सर्कल। तो दोनों टेंजेंट्स के दरमियान ये एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पहले सर्कल बड़ा ड्रॉ किया था लेकिन जगह छोटी थी ना, तो इस वजह से वो सर्कल यहाँ पूरा ड्रॉ नहीं हुआ। इस वजह से मैंने उस वाले सर्कल को अरेज किया और यहाँ सिर्फ आपको समझाना ही मकसद है ना, तो मैंने यहाँ छोटा जो रेडियस है ना उसका सर्कल ड्रॉ किया है। लेकिन आपने पेपर में 3 सेंटीमीटर जितना 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके फिर सर्कल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट पी
P जो है वो मैंने इस सर्कल का सेंटर लिया है। इस पॉइंट P पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ड्रॉ डायमीटर ए बी, डायमीटर ड्रॉ कर लेना है ए बी। इसके बाद बी पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। किस तरह से करेंगे, हम उसी तरह से कंपास की हेल्प से ये लाइन लगाएंगे, इस जगह पे रखते हुए ये मार्क लगाएंगे, फिर इस जगह पे रखते हुए ये मार्क लगाएंगे। ये मार्क 60 का होता है, ये 120 का, इन दोनों का हाफ होता है 90। यहाँ रखते हुए इस तरह से ये वाला मार्क लगाएंगे, यहाँ रखते हुए ये मार्क लगाएंगे। अब इस कट को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये अब टेंजेंट एट पॉइंट बी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ड्रॉ टेंजेंट बी एक्स, इस टेंजेंट को हमने नाम दे दिया टू दी सर्कल एट पॉइंट पी, जो कि टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है एट पॉइंट बी। इसके बाद पी के ऊपर ना हमने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट एंगल ए पी सी एंगल हमने ड्रॉ करने हैं 30 डिग्री का। उसी तरह से कंपास इस जगह पे रखेंगे, यू लाइन ड्रॉ करेंगे, इस जगह पे रखते हुए ये मार्क लगाएंगे। अब ये 60 का मार्क है, यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ होता है 30। तो क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखते हुए ये आर्क लगाएंगे, फिर इस जगह पे रखते हुए ये आर्क लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ड्रॉ हो जाएगा 30 डिग्री का। इसके बाद हमने सी पॉइंट के ऊपर उसी तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि पहले हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ड्रॉ अनदर टेंजेंट सी डी एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है सी, इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट टेंजेंट एट पॉइंट डी, जिसने इस फर्स्ट टेंजेंट को इस पॉइंट के ऊपर क्या किया है, इंटरसेक्ट। तो यहाँ से एंगल बी डी सी खुद से ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इसके इक्वल। जो ये वाला एंगल हमने ड्रॉ किया था ना, ये 30 था, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। यही हमने एंगल ड्रॉ करना था ना कि दो टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द लाइफ स्पैन ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम विद एफिशिएंसी डिक्रीजिंग लीनियरली एज ई ऑफ टी इक्वल्स टू 200 माइनस 3t एंड इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन बाय एम ऑफ टी 100 प्लस 2t. Determine the critical point where the efficiency equals the maintenance cost and graph the function to realize their behavior over time. अब हमने टाइम के साथ ना इसका ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले t लेंगे और e ऑफ t ये है और m ऑफ t ये वाली लीनियर इक्वेशंस हैं। बेसिकली t की वैल्यू अगर हम -20 पुट करें यहाँ, तो यहाँ e ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी 260। अगर t की वैल्यू 0 पुट करें तो e ऑफ t की वैल्यू 200 आ जाएगी। इसी तरह से t इक्वल्स टू 20 और 40 के ऊपर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी इसमें पुट करने से। इसी तरह से t की इन्हीं वैल्यूज इस जगह पे पुट करने से m ऑफ t की ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमने इन दोनों का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद t जो है ना, ये बेसिकली x एक्सिस के लॉन्ग हमने वैल्यूज लेनी होती हैं और e ऑफ t जो है ये y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे। तो इन दोनों को देखते हुए एक लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और फिर t और m ऑफ t इन दोनों को देखते हुए एक और लाइन ड्रॉ होगी। अब देखें t जब है -20, t -20 है तो e ऑफ t की वैल्यू आई है 260, ये वैल्यू आएगी। ये पॉइंट t 0 है तो e ऑफ t 200 है, t 0 है e ऑफ t 200 है, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से ये वाला पॉइंट ये वाला आ गया और ये वाला पॉइंट ये वाला आ गया। तो ये हमने e ऑफ t की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखेंगे। -20t है और 60 जो है ये m ऑफ t है। तो -20 और यहाँ से 50 और 100 है ना, तो यहाँ इस जगह पे 60, ये आ गया 20 और 60, 20 नहीं -20। इसी तरह से 0 और 100 के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 20 और 140 के ऊपर 20 और यहाँ 150 है, इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ 140 होगा तो ये वाला पॉइंट आ गया। और 40 और 180 के ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये हमने इन पॉइंट्स को इकट्ठा करके ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अब ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कौन से है, 20 और 140। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि एट 20 140 रिप्रेजेंट्स द टाइम व्हेन द डिक्रीजिंग एफिशिएंसी इक्वल्स द इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट। इस जगह पे जो डिक्रीजिंग एफिशिएंसी है ये इक्वल आ गई है मेंटेनेंस कॉस्ट के।
बियॉन्ड दिस पॉइंट मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सीड्स एफिशिएंसी। इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो एफिशिएंसी से ज़्यादा आएगी, यानी कि कॉस्ट इसको मेंटेन करने के लिए इस सिस्टम को ज़्यादा लगेगी। इंडिकेटिंग रिड्यूस्ड इकोनॉमिक और ऑपरेशनल वैलिडिटी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से आप इसको एंड पे लिख लेंगे। और बिहेवियर बेसिकली आपने बताना है ना, तो सिंपल आप ये भी लिख दें तो काफ़ी होगा कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो ज़्यादा आ रही है एफिशिएंसी की निस्बत इस जगह पे, अगर यहाँ से आगे की तरफ जाएँ। बहरहाल आप इस पूरे को रीड कर लें कि किस तरह से आपने इसका आंसर देना होगा। और की ऑप्शन के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चंस हैं। मैंने गेस्ट पेपर में भी आपको बताया था कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वही हुआ, प्री बोर्ड वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और बोर्ड वाले पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन बहुत से बच्चों ने फिर भी ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, क्योंकि जब वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना तो यहाँ W और Z की जो वैल्यूज आती हैं ना उसको देखते हुए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हमने सारे स्टेप्स गलत तो नहीं किए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझाती रहती हूँ कि सिंपल आपने स्टेप्स देखा करें कि उनमें कोई गलती तो नहीं है, और फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस रखा करें कि अगर आपके स्टेप्स ठीक हैं तो वैल्यूज़ चाहे जितनी खौफनाक आ रही हों आंसर आपका ठीक ही होगा। क्योंकि बोर्ड वाले यूं ही करते हैं कि वो जो इस तरह का क्वेश्चन देते हैं जिसमें वैल्यूज़ ना एंड पे बड़ी अजीबो गरीब आ रही होती हैं, जिनको देखते हुए यूं लगता है कि शायद आपने कैलकुलेशंस ठीक नहीं की हैं। तो बेसिकली यहाँ आपने सिंपल क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को आपने इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। मैं Z वाली वैल्यू को इक्वल कर रही हूँ, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ गई। और फिर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस किया, माइनस करने से ये वाली जो टर्म है ये कट गई। इसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ से इसको ओपन किया है, सिंप्लीफाई किया और W फिर से कॉमन ले लिया है और यहाँ भी इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ आके डिवाइड होगी, W की वैल्यू ये आ गई। लेकिन चूंकि नीचे आयोटा आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप्स सारे आप देख लें कि किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा वहाँ वहाँ उसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है -1। जैसे यहाँ -1 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया +126। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ गया W इक्वल्स टू 2 आयोटा। अब ये जो W की वैल्यू आ गई है ना, ये आपके एक वेरिएबल का आंसर आ गया है। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में W की जगह पे 2 आयोटा पुट करनी है, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह से तो Z की वैल्यू ये आ गई। अब देखें यहाँ नीचे जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही होती ना तो उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं करना होता, तो Z की वैल्यू ये आ गई। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस में ये फ़र्क है कि उस क्वेश्चन में आयोटा वाली टर्म्स इन्वॉल्व थी, यहाँ सिंपल 2 इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब भी एक इक्वेशन लीनियर हो तो वहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से y को इस साइड पर ले आए, 2 को इस साइड पे ले गए, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2। ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रहा तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a की वैल्यू 4 है, b की -8 है, c की 1 है। इस फार्मूला में यूज़ करते हुए x की ये वैल्यू आ गई। अब अगेन देखें, जब भी स्टूडेंट्स की ये वैल्यू आती है ना तो उनको लगता है कि शायद हमारी कैलकुलेशन गलत है, हमारा क्वेश्चन गलत सॉल्व हो रहा है। इधर ही क्या करते हैं कि उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, आपने दोबारा से अपनी कैलकुलेशंस देखनी है। अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो चाहे आंसर जो मर्जी आ रहा हो, आपने उस पर कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना, उस क्वेश्चन को कंटिन्यू किया करें। तो x की अब यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ एक वैल्यू लिख लें और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब इसके बाद ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ है ना x की, ये हमने 1/1 y इक्वल्स टू x माइनस 2 में पुट करनी है इस इक्वेशन में, ताकि हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएं। y इक्वल्स टू x माइनस 2, x की जगह पे ये वैल्यू पुट की, यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 - 4 इज़ -2, तो y की ये वाली वैल्यू आ गई। जब हम यहाँ x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 2 - 4 इज़ -2, -2 माइनस √3/2। तो जब x की ये वैल्यू थी तो y की ये वाली वैल्यू आ गई, जब x की ये वैल्यू थी तो y की ये वाली वैल्यू आ गई। ये हमारा सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिखा जाएगा।
अच्छा जी, और की ऑप्शन के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट है ना, ये तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है क्योंकि हाफ एंगल्स फार्मूला आपने नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी देखें ये प्री बोर्ड के पेपर में आ गया है। तो सिंपल आपने यहाँ क्या करना होता है कि आपने वैल्यूज पुट करनी होती हैं और इसका आंसर इक्वल आना चाहिए R3 के। तो हमने यहाँ कौन सी साइड लेनी है, ये वाली, ये है राइट हैंड साइड। आप सिंपल यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड और इसको आपने R3 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड ये लिख ली। अब यहाँ R की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे ABC ओवर 4 डेल्टा, 4 से कट गया, cos अल्फा ओवर 2 का ये फार्मूला है, ये पूरा cos बीटा ओवर 2 का ये फार्मूला है और साइन गैमा ओवर 2 का ये फार्मूला है। अब इन सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर लेंगे और यहाँ बाहर आ गया ABC ओवर डेल्टा। अब यहाँ देखें 2 दफ़ा A स्क्वायर है, 2 दफ़ा B स्क्वायर, 2 दफ़ा C स्क्वायर और ऊपर ये जो है ना, अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ सब के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ कौन सी टर्म रह जाएगी, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और नीचे ABC और साथ में ये डेल्टा है। ये ABC इस बाहर वाले ABC से कट गया तो यहाँ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और नीचे डेल्टा आ गया। अब देखें यहाँ ना इसके साथ S माइनस सी नहीं है, अगर S माइनस सी भी इसके साथ शामिल हो जाए ना तो ये किसका फार्मूला है, इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा का क्या फार्मूला है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर अंडर रूट नहीं होगा तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा स्क्वायर के। तो यहाँ हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको s माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, नीचे आ गया डेल्टा इंटू एस माइनस सी, ऊपर ये सब किसके इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर के। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर ये डेल्टा का जो फार्मूला है ना उसमें यहाँ स्क्वायर रूट भी होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा एक जो है वो इस डेल्टा से कट किया, डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ये इक्वल होते हैं R3 के, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, इसके बाद हमने एरिया, इन रेडियस, ई रेडियस और सर्कम रेडियस फाइंड करने हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है, हमें पता है एरिया का ये फार्मूला है यानी कि डेल्टा का। अब यहाँ से एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई एस की। ये वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे, वहाँ से एरिया आपके पास ये आ गया। इन रेडियस इक्वल होता है, ये स्मॉल आर के इक्वल होता है ना, इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस। डेल्टा भी हम फाइंड कर चुके हैं, एस की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। सिंपल दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 1.13। इसी तरह से ई रेडियस यानी कि R1 इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल, डेल्टा की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे, R1 की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से R2 में इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, इसका आंसर ये आ गया। R3 के फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद हमने सर्कम रेडियस फाइंड करना है, इसका ये फार्मूला है। यहाँ भी ए बी सी की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे और डेल्टा की वैल्यू नीचे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये बुक में एग्जाम्पल है, पेज नंबर 106 पे गिवन है। बुक में भी मैंने आपको मार्क करवाया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ तकरीबन हर टाइप का ही फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। ये टर्म इससे कट गई, बाकी ये वाली टर्म यहाँ लिख ली। इसके बाद डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको देखें, चूंकि यहाँ है ए पावर 4 तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर होल स्क्वायर करके और इसको लिखेंगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर करके। तो यहाँ अगर इससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ ए क्या है, ए स्क्वायर है यहाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख लिया और यहाँ फार्मूला यूज होगा ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाली टर्म साथ में एज इट इज आ गई। ये दोनों सेम टर्म्स हैं विद अपोजिट साइंस, तो ये दोनों कट गई। ये टर्म इससे कट गई क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। याद रहे कि अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन होता तो उस केस में हम इन टर्म्स को काट नहीं सकते थे, उस केस में हमने यहाँ पहले एलसीएम लेना होता। तो अब देखें, यहाँ रह गया a ओवर 1, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ये टर्म इससे कट गई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब रह गया। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है और यहाँ भी जो फार्मूला आगे यूज
होगा, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। यहाँ दोनों जगहों पे फार्मूला यूज़ होगा, a² + b² + 2ab, नीचे भी यही, और -3ab यहाँ एज इट इज़, -4ab यहाँ एज इट इज़। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -ab आ गया, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़। यहाँ भी ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, -2ab आ गया। इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। अब यहाँ अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख देंगे। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट गई, यहाँ ऊपर रह गया a × a - b, नीचे ये वाली टर्म रहेगी। अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये वाली टर्म एज इट इज़, और इसको हम लिख सकते हैं a - b² करके, क्योंकि पता है हमें कि a - b² इक्वल होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से लिख लिया, इस तरह से करके ये इससे कट गया, तो बाकी रह गया a × a - b और नीचे a - b²। एक a - b ऊपर वाले से कट गया, तो बाकी रह गया a/a - b। सो दिस इज़ आवर आंसर। और की ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 5, जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो बच्चों को ये बहुत इजी लगा, लेकिन ये भी काफ़ी ट्रिकी है, इसको भी कर लेते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ आमना एंड सारा इज़ 30 ईयर्स। आमना और सारा की एज का सम जो है वो 30 ईयर्स के इक्वल है, तो हम दैट कर लेते हैं आमना की एज को x और सारा की एज को y के इक्वल। सम ऑफ एजेस यानी कि इन दोनों की एजेस का सम इक्वल है 30 ईयर्स के। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 30। यहाँ तक तो बच्चों ने ठीक किया, आगे से इन्होंने गलत कर दिया। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले दोनों की ना एजेस निकालनी है। सबसे पहले 5 साल पहले आमना की एज कितनी होगी, पहले एज थी आमना की x, तो 5 साल पहले होगी x - 5, और सारा की एज है y, तो 5 साल पहले इसकी एज होगी y - 5। अब इस वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ट्वाइस ऑफ आमनाज एज माइनस साराज एज वाज 10 ईयर्स। ट्वाइस ऑफ साराज एज, सारा की ये वाली एज जो 5 ईयर्स पहले थी, इसका ट्वाइस करेंगे 2 × x - 5, और इसमें से माइनस करेंगे सारा की एज को, वो वाली एज को जो 5 साल पहले थी। माइनस करना है सारा की एज को जो 5 साल पहले थी। ये इक्वल आ गया 10 के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो 2x - y = 15 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें और इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 और 2। y का यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 और -1। साथ में x y = यहाँ 30 है और यहाँ 15 है। ये वाला मैट्रिक्स A, ये वाला x और ये वाला B के इक्वल आ गया। यहाँ से इसको इस साइड पे ले आए, x = A इनवर्स B। सबसे पहले अब हमने A इनवर्स फाइंड करना है और फिर उसको B के साथ मल्टीप्लाई करना है। A इनवर्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ A भी फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने के लिए ये A मैट्रिक्स है, ये लिखा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह से करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -1 इज़ -1, फिर नेगेटिव साइन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 इज़ 2, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, -1 ऊपर आ गया और ये वाला 1 यहाँ चला गया इसकी जगह पे, इस तरह से। और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा -1 और ये -2। इसके बाद हमने इस वाले फार्मूला में इस वाले फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -3, तो 1/-3, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। x = A इनवर्स B। A इनवर्स की ये वैल्यू है और B मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ ये वाले पूरे का पूरा लिख देना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप फिंगर्स रखें, इसको यूं रखते हैं, यानी -1 ने 30 से मल्टीप्लाई होना है, बीच में प्लस साइन के साथ इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह से इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 इस 30 से मल्टीप्लाई होता है और हेड से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1 15 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो जो है ना वो रोज़ आ गई हैं और कॉलम जो है वो एक ही है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ 15, यहाँ भी 15 आ गया। अब x क्या है, बेसिकली वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी
आ गई 15, वाई की वैल्यू भी आ गई 15। यानी कि जो करंट एज है वो आमना की भी 15 है और सारा की भी 15 है। अब उन्होंने शुरू में क्या कहा था कि दोनों की एजेस को अगर ऐड करें तो आंसर 30 आता है। देखें, दोनों की एजेस को ऐड करके देखें ना, आंसर 30 आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बच्चों ने इस जगह पे यहाँ से 5 years ago वाली एजेस ये वाली फाइंड नहीं की, तो यहाँ से आगे सारा क्वेश्चन का गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी देख लें कि किस तरह से सॉल्व करना है। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की भी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं 9th और 10th क्लास के अभी जो बोर्ड के पेपर्स हुए हैं वो भी सॉल्व करके अपलोड करूंगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।